दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे SIR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है बहस, उसके ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, और चुनाव आयोग ने अपना ये सारा जो प्रोसेस है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने अपने पहले ड्राफ्ट की कॉपी इंटरनेट पर डाल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जितने भी लोगों के लिस्ट हैं वो रिस्पेक्टिव BLO को BLA को दे दिया गया है। इसके साथ इंटरनेट पर भी डेटा अपलोडेड है। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी से कहा है कि अगर आपको इस पहली ड्राफ्ट पर अगर कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर इंडी अलायंस के जो नेता हैं, वो सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसेस को रुकवाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय से ये केस चल रहा है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब से ही लोगों में भ्रम की स्थिति विपक्ष द्वारा फैलाने की कोशिश की गई कि ये जो SIR का प्रोसेस है वो लोगों के नाम काट देगी, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, मुस्लिमों के नाम काट देगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरीके से बात को भ्रम में फैलाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों द्वारा किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो विपक्षी पार्टी के जो वकील हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर कपिल सिब्बल हो, इन दोनों ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से यही अपील की कि इस प्रोसेस को रुकवा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को रोकने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही दिन के हियरिंग में साफ कहा क्या उन्होंने कपिल सिब्बल से ही पूछा कि SIR करना चुनाव आयोग का काम है या नहीं, तो कपिल सिब्बल ने कहा हाँ ये चुनाव आयोग का काम है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने ये बोला कि जब उनका काम है तो फिर आप उनके काम को रोकने के लिए आप कैसे आ सकते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसा ओवर हाइप्ड वकील शायद भारत में आपको ही देखने को मिल सकते हैं। अन्य कई देशों में इनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं होती दोस्तों, जितना कि ये केस हारे हैं मेरे जहां तक समझ में आता है। और आप यकीन मान के रखिए ये केस भी वो लोग हारेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। और चुनाव आयोग भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आप इसमें आपने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ये शायद लोगों के पास नहीं हो सकते हैं, तो आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन सब डॉक्यूमेंट्स को भी मांगिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल के ये स्पष्ट कर दिया कि हम इन चारों डॉक्यूमेंट में से किसी को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सब नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको नागरिकता तय करना थोड़े ना है। तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि मेरा काम नागरिकता तय करना नहीं है, लेकिन मेरा काम इतना है कि वोट भारत का नागरिक ही दे, कोई बाहरी आदमी ना दे, इतना काम तो मेरा है। और मिलॉर्ड उनकी जवाब से संतुष्ट भी हुए। तो अब आज जो हियरिंग हुई उसमें कपिल सिब्बल ने वही मतलब कि अपना पुराना राग अलापा है, कुछ भी नया नहीं है। मिलॉर्ड इन्होंने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए जो कि 8% होते हैं, और ये लोग लिस्ट नहीं दे रहे हैं। सोचिए इन लोग ने एक जो अपील की हुई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया हुआ है, उसके बाद एक बाहरी संस्था है कोई ADR करके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि जितने भी 65 लाख लोगों के नाम काटा गया है उनकी सूची प्रकाशित की जाए।
और एडीआर के वकील हैं प्रशांत भूषण। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एफिडेविट दाखिल किया है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का नाम काटा गया है उनका नाम उजागर करना किसी भी तरह से सही नहीं है और हम ये नहीं करने जाएंगे, ये किसी कानून के तहत नहीं आता है। तो विपक्षी दल जो हैं वो डाल चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पास चल रहे हैं। और आज जो सुनवाई हुई है उसमें फिर वही कपिल सिब्बल ने फिर वही बोला कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं और ये लोग लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े नाम, इतने ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए हैं। तो बताइए ये प्रक्रिया सही कैसे हुई? ये पूरा प्रोसेस ही रॉन्ग है, गलत है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट महोदय ने भी मतलब बड़े इत्मीनान से कपिल सिब्बल की बात सुना। आज का दिन जो है कपिल सिब्बल को ही बोलने का मौका था, तो भरपूर बोले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को 2 जजेस की बेंच सुन रहा था। उसमें एक थे जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे थे जयमाल्या बागची। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, कोई ना कोई त्रुटि रह गई होगी, किसी लोगों का नाम छूट गया होगा या किसी लोगों का नाम इधर सुधर भी हो गया होगा, ये हम मान सकते हैं। इसीलिए तो 1 अगस्त से लेकर 31 सितंबर तक आपको ये टाइम दिया गया है कि आप जिन लोगों का नाम छूट गया है या गलत एंट्री हुई है, इन लोगों का नाम आप प्रकाश में लाइए ताकि फिर से इसको शुद्धिकरण किया जा सके। चुनाव आयोग के वकील ने भी यही सेम बातें कहा कि मिलॉर्ड इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ ना कुछ विसंगतियां होने के चांसेस हैं, हम इसे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है, इसमें सब लोगों को साथ आना चाहिए, न कि एक दूसरे का टांग खींचना चाहिए। दोस्तों, भारत में चुनाव प्रक्रिया का सही से पालन होना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत सरकारें चुनकर आ सकती हैं। अभी मैं टीवी पर देख रहा था तो उसमें एक टीवी पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो 1952 का कहानी सुना रहे थे जब बैलेट पेपर से भारत में चुनाव होता था। एक कोई सीट थी, उस पर अब्दुल कलाम जो हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार जाते हैं। तो जब उनकी हारने का अनाउंसमेंट हुआ और इसकी जानकारी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल को मिली, तो जवाहरलाल ने उस समय यूपी के जो सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत, उनको कहा कि मौलाना जी कभी को चुनाव नहीं हारना चाहिए। तो गोविंद वल्लभ पंत सीएम थे, उन्होंने कहा कि सर तो डिक्लेरेशन तो हो चुका है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो जवाहरलाल तो भैया वही खानदानी आदमी, जवाहरलाल ने कहा कि कैसे भी हो लेकिन मौलाना साहब को जितवाओ। तो वल्लभ जी ने उस समय के कोई तात्कालीन डीएम थे, उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, अगर तुम मौलाना जी को नहीं जितवाओगे तो मेरी भी नौकरी जाएगी, तुम्हारी भी नौकरी जाएगी। तो उस समय कुछ प्रोसेस होता था, एक बैलेट बॉक्स, एक बक्स जो है वो खाली रखा जाता था। तो जो कैंडिडेट जीते थे उनके जितने भी बैलेट पेपर थे उसको निकालकर इस बैलेट पेपर में डाल दिया गया और मौलाना जी को चुनाव जिता दिया गया। तो इस तरह से काम होता था और राहुल गांधी वही प्रोसेस फिर चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो जाए ताकि हम फिर से हमको सत्ता की गद्दी मिल सके। दोस्तों, 1989 में जब राजीव गांधी चुनाव हारे थे तो उस समय उन्होंने बैलेट पेपर को दोषी माना था कि हमारा इतना अच्छा काम है, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर बीजेपी को 11% वोट और 85 सीटें कैसे मिल सकती हैं। वही सेम क्वेश्चन आज सदियों बाद राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हाँ, बीजेपी हर एक पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है।
तो मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, और जब कभी भी कोई बीजेपी का सपोर्टर चाहता है कि अब इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, फिर उसे तुम्हारा चेहरा दिखता है, अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखता है, अखिलेश यादव का चेहरा दिखता है, तो वो लोग फिर मजबूरी में आकर नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। बस इतना ही सी कहानी है। जिस दिन तुम अपना चाल चरित्र और चेहरा बदल लोगे, उस दिन हो सकता है कि तुम सत्ता में फिर से आ जाओ। तो एसआईआर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट मतलब कि बहस कर रहा है, सुन रहा है, और आज के बहस में सलीम भी थे, मतलब योगेंद्र यादव, जिन्हें बचपन में लोग सलीम के नाम से जानते थे। तो सलीम क्या कर रहा है? सलीम जो है सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूजन की स्थिति में रखना चाहता है, कंफ्यूज करना चाहता है। सलीम बोल रहा है कि मिलॉर्ड, एसआईआर का काम कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एसआईआर का काम हुआ है, लेकिन किसी से फॉर्म भरने को नहीं कहा गया है, और जिन लोगों का नाम नहीं था उनके नाम जुड़वाने के लिए भी उसमें होता था। लेकिन इस बार जो एसआईआर हुआ है वो सिर्फ नाम को हटवाने के लिए हुआ है। दोस्तों, ये सलीम जी का बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैसे ही एसआईआर का काम खत्म हुआ, उसके बाद फॉर्म 6 अपलोड किया जा चुका है। फॉर्म 6 भरकर कोई भी आदमी अपना नया नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। तो इस तरह की गलतफहमियां फैलाने का काम, कंफ्यूजन फैलाने का काम वकील लोग के माध्यम से ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, योगेंद्र यादव जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं, और इधर जनता के बीच राहुल गांधी, अखिलेश यादव संसद में हंगामा खड़ा करके, प्रोटेस्ट करके आम पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो इनकी चाल अभी समझ में आ रही है। ये लोग देश में अराजकता की स्थिति लाना चाहते हैं, और ये इस समय हमें समझ देशवासियों को ये सोचना होगा कि क्या राहुल गांधी कुछ ऐसे पीछे मतलब कि कर रहे हैं क्या तैयार, कि पहले देखिए राहुल गांधी बहुत फेलियर हैं। 2014 के बाद से वो 90 चुनाव हार चुके हैं। तो वो पहले अपने चुनाव को हारने के लिए ईवीएम पर दोषी देते थे, लेकिन ईवीएम दोषी है ये वो साबित कर नहीं पाए हैं। तो अब ये वो साबित करना ये चाह रहे हैं कि पूरा जो वोटर लिस्ट का जो प्रोसेस है वही गलत है। तो राहुल गांधी किसी तरह ही देश में ये साबित करना चाहते हैं कि दुनिया में सब कुछ गलत है, सिर्फ वो एक सही है। तो हमें कौन आरोप लगा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और वो इससे पहले उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। राहुल गांधी ने आज तक जितने भी अभी तक सरकार पे आरोप लगाए हैं, सारे के सारे आरोप, चाहे वो जनता के बीच हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, धराशायी हो गया है। और मैं फिर कहता हूं, 2000 से 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, और 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। सीबीआई, आईडी, ये वो लंद फंद सारा इनके अंडर में था। तब सब लोग मिलकर ये लोग नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर नहीं पाए, नरेंद्र मोदी को फंसा नहीं पाए, इनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। उस समय के नेता भी ठीक ठाक थे। और आज राहुल गांधी को ये लगता है कि जब नरेंद्र मोदी अपने सबसे टॉप के पोजीशन पर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर स्वयं अमित शाह हैं, पूरा का पूरा हम उन्हीं की बात मानते हैं। सीबीआई, आईबी, एनआईए, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ नरेंद्र मोदी के पास है, और इस राहुल गांधी को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर लेंगे। दोस्तों, कितना मूर्ख है ये राहुल गांधी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।